मेरे को ये पता चला है कि आपने लव मैरिज किया है। जी, पार्टी और संगठन ने मुझे बहुत कुछ दिया और संगठन ने मुझे ये भी दिया है। क्या बात कर रहे हैं? ये भी वो संगठन का ही देना है। विवाह भी संगठन के? मैं एमए इंग्लिश कर रहा था, मेरा एमकॉम कंप्लीट है, तो मैं एमए इंग्लिश कर रहा था और वो एमए सोशियोलॉजी कर रही थी। तो हम लोग का हमेशा मुलाकात, क्योंकि पीजी कॉलेज का टाइमिंग मास्टर्स का एक टाइम होता था, लेकिन जो भैया बोलती है वो मेरे लिए आजीवन बहन रहेगी। हाँ, वो गड़बड़ हुआ होगा ऐसा कोई कुछ? वो तो गड़बड़ चलते रहता है, यूथ मतलब हुआ होगा, है ना? बिल्कुल हुआ है। हाँ, युवा हम भी थे, आज बुजुर्ग हुए। नहीं, एक तो एनएसयूआई इंडिया है, वो तो एक ही ऐप है। दूसरा एनएसयूआई दिखेगा नहीं, वो सिर्फ सरगुजा का दिखेगा आपको। आज प्ले स्टोर में मैंने उसमें अभी भी उसमें मेरी बायोग्राफी डली हुई थी। तो जो भी यूनिवर्सिटी लिंक भेजता है, हम यूनिवर्सिटी से उस लिंक को अपने ऐप में डाल देते हैं। तो उस ऐप में स्टूडेंट को सारा सुविधा आज भी मिल जाता है भरने के लिए, चाहे वो एनवायरमेंट का हो, परीक्षा फॉर्म हो, चाहे कुछ सुधार हो, तो वो सारा चीज हमारे ऐप में उपलब्ध है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र बिंदु और आज हम फिर आए हैं एक नए मेहमान के साथ। तो हमारे पाताल लोक चैनल के साथ आप बने रहें। आज हमारे साथ हैं एक विशेष अतिथि श्री हिमांशु जायसवाल जी, एनएसयूआई प्रदेश आईटी सेल अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष और छात्र राजनीति के प्रखर नेता। वे पीजी कॉलेज से अपनी यात्रा शुरू कर आज युवाओं की आवाज बन चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं उनकी कहानी, उनकी चुनौतियां और भविष्य की उनकी योजनाएं। तो श्री जायसवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद भी आपका, पाताल न्यूज़ का धन्यवाद। शुरुआत हम उन दिनों से करेंगे क्योंकि कुछ अछूते जो आपके जीवन के हिस्से हैं, जो सार्वजनिक जब आप नहीं हुए होंगे तब की बात करेंगे शुरू में हम। आपका बचपना कैसा रहा, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई, आपके फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो कैसा है? देखिए, हम लोग बेसिकली उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। अच्छा। फिर मेरे नाना जी जब यहाँ पे फॉरेस्ट में, जब यहाँ पे डिप्टी रेंजर बन के यहाँ पे आए हुए थे मध्य प्रदेश के समय में, तो मम्मी लोग भी यहीं आए। फिर यहीं से शादी हुई मम्मी की। तो मेरा जो पैतृक गांव वो बभनी पड़ता है, यूपी बॉर्डर छत्तीसगढ़ का। तो मेरी जो पढ़ाई रही है वहाँ से, पिताजी ने, क्योंकि वहाँ स्कूल का दिक्कत था, तो पिताजी लोग अंबिकापुर भेज दिए थे। मैं, मेरी बहन है घर पे। तो मैं ओरिएंटल पब्लिक स्कूल से अपनी पढ़ाई कंप्लीट किया और उसके बाद वहाँ से पढ़ने के बाद मैं साई कॉलेज, जो कि मैं मात्र 6 महीने के लिए गया था, और वही 6 महीना मेरा राजनीति की ओर मोड़ किया। तो वहाँ के बाद साई कॉलेज के बाद मैंने फिर पीजी कॉलेज से अपनी राजनीति की शुरुआत साई कॉलेज से हुई? जी। वहाँ एक इंसिडेंस हो गया था कि वहाँ कॉलेज में फीस बढ़ोतरी का हुआ था। मेरी मम्मी गवर्नमेंट जॉब में है, शिक्षाकर्मी में थी, और उनका वेतन 4,000 था और वहाँ फीस 10,000 थे। और वहाँ मैंने जो फीस का, वहाँ एक प्रोटेस्ट चल रहा था स्टूडेंट्स का, फीस कम करने का। मैं उस प्रोटेस्ट में शामिल हुआ। मोहल्ले में ही एक पत्रकार थे जिन्होंने नाम डाला, तो उन्होंने पेपर में नाम डाल दिया और वहाँ के प्रिंसिपल ने मुझे रेस्टिगेट कर दिया। अच्छा। बड़े मुश्किल से 3 महीने के सैलरी को जुटा करके मम्मी ने जो फीस भरा था, तो जब मैं वहाँ से हटा तो घर में बताने, घर का डर था एक तो, क्योंकि मम्मा चाहती थी कि मैं कुछ बनूं, डॉक्टर या वो करूँ, इसलिए पढ़ने भेज दी थी। फिर मैं वहाँ से घर से 1 महीने तक झूठ बोल के पीजी कॉलेज में, ड्रेस वहाँ का पहनता था, रहता था पीजी कॉलेज में, कि घर में कैसे बताऊं। तब ये एक फिल्म आई थी अभी हाल ही में आमिर खान जी की, उनका आइडियोलॉजी है तो ये नहीं, लेकिन ये फैक्ट है मेरे साथ। मतलब ये जबकि ये पहले हो चुका है। हाँ, ये 2009-10 का बात मैं बता रहा हूँ, 9-10 का। मिलना हुआ क्या आमिर खान से कभी? नहीं, कभी नहीं मिलना हुआ ऐसा। तो मुझे लगा आइडिया इधर से जी नहीं। फिर 2009 और 10 में जब एक प्रोटेस्ट पीजी कॉलेज में भी फीस कम को ही लेके चला था, वहाँ जनभागीदारी शुल्क बढ़ा हुआ था। तो वहाँ मेरी मुलाकात एनएसयूआई के भैया लोगों से हुई थी। तो उन्होंने मेरा उस समय एडमिशन कराया नवंबर के मंथ में। मेरे बोला तेरा फीस नहीं लगेगा, मैंने उन्हें अपना समस्या बताया, तो फीस नहीं लगा मेरा, उन्होंने एडमिशन कराया, मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर निकाल दिया। तो मैं उनसे इस तरह से जुड़ा। अच्छा, एक चीज ये भी है कि छात्र राजनीति में जब आप उतरे थे कॉलेज में, तो उस समय आपके पास 2 ऑप्शन थे जी। एक था एबीवीपी और दूसरा था एनएसयूआई जी। एनएसयूआई ही क्यों? एनएसयूआई की आइडियोलॉजी से जुड़ने का एक मुख्य कारण मैंने देखा था कि जो एनएसयूआई वाले लगातार जो प्रोटेस्ट चल रहे थे, क्योंकि 2009 में एनएसयूआई में उस टाइम पहला इलेक्शन मॉडल राहुल गांधी जी के द्वारा निकाला गया था, जिसमें कोई भी छात्र कॉलेज का अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष बन सकता था। वो प्रचार चल रहा था। मैं उनके विजन को देखा, जो कॉलेज में भाषण, उनको देख करके मैं जुड़ा। उनके प्रोटेस्ट को देखा कि कैसे छात्रों के आवाज़ को इन्होंने उठाते हैं, उनके हक की लड़ाई को कैसे करते हैं, और फीस बढ़ोतरी हुआ, कैंपस में गंदगी है, तो इसके हर एक मुद्दे पे एनएसयूआई वाले पीजी कॉलेज में करते थे। उनको देख के मुझे 6 महीने लगा सोचने में। उसके बाद मैं उनको ज्वाइन किया। अच्छा, उनका वर्क करने का स्टाइल आपने देखा? जी, एबीवीपी से बेहतर था। एबीवीपी उस टाइम उतनी एक्टिव नहीं थी।
वो तो आज भी एक्टिव नहीं है, आज भी ऐसा एक्टिव लग नहीं। रहा है। प्रदेश में उनकी सरकार थी, उसके बाद भी वो एक्टिव नहीं थे। एनएसयूआई वाले मतलब एक वाटर कूलर भी खराब होता था वो प्रोटेस्ट कर देते थे। तो हमें लगता था कि नहीं, ये स्टूडेंट से इतना आवाज उठा रहा है तो मुझे इससे जुड़ना चाहिए। अच्छा, इसी से संबंधित है जो सवालों में सवाल आ रहा है कि सच में एबीवीपी लगता नहीं है कि एक्टिव नहीं है, तो क्या कारण हो सकता है? चूंकि आप विपक्ष के हैं, फिर भी अगर बता पाए। मुझे लगता है कि एनएसयूआई का जो विचारधारा है, एसटी, एससी, ओबीसी, दलित, आदिवासी, ग्रामीण, अमीर, एनएसयूआई इन सबकी आवाज उठाता है। वो सभी छात्रों को समान अधिकार देने का उसका जो विचारधारा है वो करता है। एबीवीपी के मैंने शाखा को देखा है। इनके अच्छा, आप देखे कैसे? मैं देखा हूँ। चुपके से जा रहे थे मतलब? नहीं, उसमें उसकी भी एक था कि इन्होंने कॉलेज में स्कूल टाइम में मेंबरशिप कराते हैं, हमारे यहाँ कॉलेज में मेंबरशिप होता है। तो एक 10 रुपए का इन्होंने फॉर्म भरवा लिया था मुझसे भी। तो एक दो बार इन्होंने मुझे बुलाया, तो वहां देखा तो वो कोई एक विशेष वर्ग को ही एक धार्मिक मतलब बनाने का कोशिश करते हैं कि वो उसी वर्ग के लोगों का काम ये धार्मिक जो वातावरण है बीजेपी ये उधर से ही वो है, प्राइमरी से चालू होता है। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ छात्र की कोई जाति नहीं होती, छात्र का एक जाति है, छात्र है। कॉलेज में जब समस्या आएगा तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी सबको झेलना है। तो मैं चाहता हूँ कि एनएसयूआई जो काम करती थी वो इन सभी को लेकर चलती थी, और इनकी आइडियोलॉजी मैंने 2 महीने में समझ गया, इसलिए मैंने इनको ज्वाइन किया। और फिर संगठन ने मुझे जो जवाबदारी दिया मैंने सरगुजा के छात्रों के लिए किया। अच्छा, एक सवाल थोड़ा दिल को चुभेगा आपको, क्या पता जवाब देंगे कि नहीं, मन करे तो दे ही दीजिएगा जी। ये जो दोनों है, चाहे एबीवीपी हो चाहे एनएसयूआई, ये फंडिंग किधर से होता है इन लोगों का? देखिए, फंडिंग की बात आती है तो ऐसा तो हम लोग के ऊपर कभी आरोप नहीं लगा कि, बल्कि इनके तो जो हम लोग के समय के नेता थे। नहीं, मैं लीगल फंडिंग की बात कर रहा हूँ। कैसे लिए होंगे ये तो पूछिए। लीगल फंडिंग में तो जो लोकल नेता होते हैं हमारे पार्टी के, उनसे हम मदद मांगते हैं किसी में, और हम लोग आपसी कंट्रीब्यूशन भी करते हैं। अगर मान लीजिए आप सोशल वर्क में आए हैं, अगर किसी की मदद करना है तो कुछ तो अपना भी लगाना पड़ेगा। जी। और अगर हम उस दर्द से जूझे हैं जी, जैसे अगर मैं स्टूडेंट हूँ, अगर मैं उस दर्द से गुजरा हूँ तो मैं आने वाले स्टूडेंट को चाहूंगा कि नहीं। एक इंग्लिश में कहावत है कि those who never played the game will never understand the pain of the player। मतलब आप जब तक खेल के मैदान में आप उतरेंगे नहीं तो आप खिलाड़ी के दर्द को समझ नहीं पाएंगे। तो ये मेरा सबसे बड़ा रीजन था इसको समझ के, और हम लोग आपस में इकट्ठा करके फंड जुटा के स्टूडेंट्स की मदद करते थे। अच्छा, मेरी जानकारी ये है कि लगभग 7 सालों तक आप अध्यक्ष रहे एनएसयूआई में। जी, जिला अध्यक्ष। तो उन दिनों में काम करने का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा कॉलेज में बच्चों के साथ और भी बाहर? क्योंकि सिर्फ वहीं तक नहीं उलझे होंगे आप, क्योंकि एक तरह का प्राइमरी स्कूल है राजनीति का एनएसयूआई, तो बाहर भी उलझना पड़ता होगा दूसरे पार्टियों वालों से भी, और अन्य लोकल जो गुंडे भी कह सकते हैं लोकल भाषा में, वैसे लोगों से भी उलझे होंगे आप। कोई ये कैसे मैनेज करते थे, और कोई ऐसा घटना होगा तो बताइएगा। मैं जब फाइनल ईयर पास कर रहा था पीजी कॉलेज से ही, तो उस टाइम हमारे संगठन का इलेक्शन आया था। मैं उस टाइम कॉलेज का अध्यक्ष बन गया था संगठन का। उन्होंने जिम्मेदारी दिया क्योंकि मैं मुद्दे को वहां से उठाने लगा था। उसी टाइम एक एफआईआर मेरे ऊपर हुआ था। जो कॉलेज के गेट के कैंपस के बाहर अपन चक्का जाम किए थे तो एनएच की धारा लग गई। उस समय सरकार किनकी थी? बीजेपी की सरकार थी। अच्छा। एनएच की धारा लग गया था 343 करके। और फिर वहां से संगठन के जो भैया लोग भी थे उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। महाराज साहब भी थे, टी.एस. सिंह उस टाइम यहाँ विधायक थे, सीएलपी लीडर भी बन गए थे। उनका भी बड़ा हमेशा मार्गदर्शन आशीर्वाद मिलता रहा। तो हम लोग काम करने गए और उसी के बाद उन्होंने मुझे जिलाध्यक्ष कैंडिडेट बनाया। तो फिर मैंने 2014 से लेके 21 तक जिलाध्यक्ष रहा। उसके बाद फिर प्रदेश महासचिव, प्रदेश उपाध्यक्ष, फिर अभी यूथ कांग्रेस में जिम्मेदारी दिया पार्टी ने। तो काम स्टूडेंट्स का जहां जहां काम किया, चाहे वो पुतला दहन होता था, यूनिवर्सिटी के कुलपति का घड़ा वाला फोड़ दिए थे कॉलेज में तो एफआईआर हुआ। ऐसे करके मेरे पर 22-23 एफआईआर हुई थी। इसी बीच में विपक्ष से उलझा था और वो उलझन जब सोशल मीडिया में आ गया तो 2017 में मेरे को जेल हो गया था। 3 दिनों की जेल में गया था। और वो संघ का विचारधारा था कि उन्होंने कुछ पार्टी के बारे में कुछ बयान दिया नरगल। तो मैंने भी बोला कि संघ से आम छात्रों को या आम युवाओं को क्या फायदा। अगर आप शाखा लगाते हैं बहुत अच्छी बात है, आप लगाते हैं, पर उससे एक आम जो कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट है जो अपना जूझ रहा है उससे उनको क्या फायदा होता है। इसी सब बहसबाजी के बाद उन्होंने 153 आईपीसी की धारा में वो लगा दिया उन्होंने। 153 बी करके कोई धारा था, उसमें मैं 3 दिन जेल काटा, फिर मुझे जमानत हुआ। तो उस 7 साल केस चला उसमें। तो वही जब आप किसी भी मुद्दे को उठाएं और जब सरकार आपसे डरे तो समझ लीजिए कि आपका लाइन दिखते जा रहा है। तो मैं उसमें बढ़ते रहा।
अच्छा, एक चीज ये है कि पिछले कई मित्र आपकी कुर्सी पे आए थे, सबसे मैंने सवाल किया लेकिन जवाब कहीं से मिला नहीं था। जी यहाँ 2-3 गुट है कांग्रेस का, जी। आप टीएस बाबा वाले गुट में हैं। मैं बाकी कांग्रेस के ग्रुप का हूँ। अच्छा, और दूसरा गुट में? नहीं, कोई ऐसा नहीं, मैं कांग्रेस का ग्रुप है। जो कांग्रेस का विजन, जो कार्यक्रम आते हैं हाँ हाँ। आज, वो जो डिवाइड करते हैं, ऐसे करेंगे तो अदर भी पार्टी में बहुत सारे ग्रुप हैं। अगर आप हाँ। देखेंगे तो कांग्रेस का ग्रुप मैं इसलिए कहता हूँ कि संगठन ने मुझे गुट दे के पद नहीं नहीं दिया। तो सच में गुट है क्या इधर? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं नहीं एकदम है। नहीं मानता। अभी बीच बीच में लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ भी हो गई थी, तो ये सब क्या था? हाँ, जैसे पोस्टर को लेकर के हुआ था कुछ साल पहले। वो जो दौरे वाले में प्रदेश हाँ अध्यक्ष, हाँ। उसमें ऐसा पोस्टर जो फाड़ने वाले में, उसमें कोई पार्टी के पदाधिकारी का नाम नहीं था भैया। अच्छा। वो जो राजीव भवन वाले कैंपस में थे, कुछ वहां पे ऐसे जो तबके के लड़के थे जो नशा वशा में आते, तो ऐसे पोस्टर तो हम लोग को ही फटते थे। अच्छा, मतलब कोई ऐसे वो कोई ऐसा असामाजिक राजनीतिक तत्व। द्वेष नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आप जो कार्यक्रम की आप बात करेंगे, वो नीरज पांडे जी प्रदेश अध्यक्ष थे, वो आए हुए थे और मैं उनका मंच खुद साझा कर रहा था, तो गुट का कोई बात ही नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। और जहां तक बात होती है, तो अगर अमरजीत भगत है, उनके चुनाव प्रचार में भी मैं गया हूँ। हम लोग जाते थे, हमारी टीम जाती थी मेन पार्ट में, जहां हमारे आने से, चूंकि जब मैं अध्यक्ष था तो मेरे सभी ब्लॉक में पदाधिकारी थे, मैं उनको भी मीटिंग में बुला करके, ऐसा कोई गुट की बात नहीं थी कहीं। ये आईटी सेल बीजेपी वालों का ज्यादा प्रभावी है, आपका कम क्यों, ऐसा क्यों है? हाँ, ये इस चीज को मैं मानता हूँ कि हम लोग इसमें थोड़ा कमजोर है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज को, क्योंकि वो जो पेड वर्कर रखे अपना काम करवाते हैं, और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में गलत फीड करके कैसे लोगों तक पहुंचाना, वो बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीजों को। और हम जनता तक बात पहुंचाने में विश्वास करते हैं कि जनता को किस तरह से मोल्ड कर सके। ज्यादा फोकस हम लोग आईटी में नहीं है, जबकि अब इसमें करना चाहिए। और आने वाले चुनाव में भी हम लोग अपने सीनियर लीडर्स को भी कहे हैं कि ऐसे कुछ जानकार युवाओं को जिम्मा दिया जाए आईटी का, जो शब्दों का चयन अच्छा कर सके, जिससे कोई कानूनी कार्रवाई ना हो, और वो सही चीज कम से कम जनता तक पहुंचाए। आईटीआई सेल में मुख्य रूप से आप क्या जानकारी देंगे? जैसे कि मुझे कोई जानकारी अगर लेना है आपसे, जैसे मैं अभी एक सवाल आपसे अभी किया, आपकी पोस्टर फाड़ा गया था, जो मेरी जानकारी है ग्राउंड का वो अलग है, लेकिन आप जो जानकारी दे रहे हैं थोड़ा अलग है। मैं जानता हूं कि आपकी मजबूरी है, लेकिन अगर कोई आरटीआई लगाता है इस मुद्दे पे, तो क्या सही जवाब आएगा? बिल्कुल आएगा सही जवाब, बिल्कुल सही आएगा, बिल्कुल। उसमें लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है। और वो जो जहां पोस्टर का बात हुआ ना, वो अभी भी राजीव भवन का नो पोस्टर जोन है, वो आज भी। अगर मैं भी लगाऊंगा तो गंदगी के हिसाब से, और उसको वहां के स्टाफ को बोला गया है, मतलब जो रूल्स बना हुआ है हमारे पार्टी कार्यालय का, कि यहाँ पे नहीं लगाना है। तो वो अगर वहां का कोई जो काम करने वर्कर भी हटाता है, तो उसको पोस्टर फाड़ना बोल दो। चलिए, थोड़ा ज्यादा हो गया, हम बोझ डाल दिया आपके ऊपर, थोड़ा हटते हैं इससे, फिर वापस आएंगे इधर ही। मेरे को ये पता चला है कि आपने लव मैरिज किया है। जी। बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये पर्सनल व्यक्तिगत मामला है। आप जितना जवाब देना चाहे उतना ही दीजिएगा, इसमें फोर्स नहीं है। ये सच है? पार्टी और संगठन ने मुझे बहुत कुछ दिया, और संगठन ने मुझे ये भी दिया है। क्या बात कर रहे हैं? ये भी वो संगठन का ही देना है। विवाह भी संगठन के द्वारा? ये वो इसका मैं ये बोल सकता हूँ कि कॉलेज में जब अपन किसी मुद्दे को लेकर आंदोलित होते थे, तो जो मेरी वाइफ है वो भी उसमें शामिल रहती थी। अच्छा, तो वो क्या एबीवीपी से है या नहीं, वो उस टाइम कोई मतलब पार्टी से नहीं जुड़ी हुई थी। वो आपके साथ थी? वो साथ में रहते थे, मतलब अपन लड़कियों को भी जोड़ के रखते थे। वो पदाधिकारी आज तक बनी नहीं थी, लेकिन कभी भी अपन कॉलेज में करते थे तो जुड़ती जाती थी। अदर कास्ट मैरिज था, वो राजपूत फैमिली से बिलोंग करती थी। अच्छा अच्छा। बट काम को करते करते आज मैं पॉलिटिक्स में रह गया, पर वो अभी गवर्नमेंट जॉब में है। वो फाइनेंस ऑफिसर है, एससीसीएल में चल गई वो फाइनेंस में। तो वही बस थोड़ा सा जानना चाहेंगे, अगर बता पाए आप, ये शुरू कैसे हुआ था? क्योंकि बहुत व्यक्तिगत है, आप जितना जवाब देना चाहें। मैं एमए इंग्लिश कर रहा था, मेरे एमकॉम कंप्लीट, तो मैं एमए इंग्लिश कर रहा था, और वो एमए सोशियोलॉजी कर रही थी। तो हम लोग का हमेशा मुलाकात, क्योंकि पीजी कॉलेज का टाइमिंग मास्टर्स का एक टाइम होता था, तो मिलना जुलना कॉलेजेस में होता था, वही बातचीत होता था। उनको भी ठीक लगा, मुझे भी ठीक लगा। हम लोग अपना भाई बात बढ़ाए, फैमिली वाले को इसमें इन्वॉल्व किए, सब एग्री हुआ। तो ये कि जब आप कौन से क्लास के लिए पढ़ाई कर रहे थे? मैं 2017 में एमए इंग्लिश एमए इंग्लिश करता। लेकिन फिर तो आपने बीए भी वहीं से किया है? नहीं, बीकॉम एमकॉम किया, मैं मास्टर दूसरा एमए इंग्लिश से किया था। हाँ, तो बीकॉम कहाँ से कर रहे थे आप? वो भी पीजी कॉलेज ही रहा? वो भी पीजी कॉलेज था, तो वो भी तो 3 साल बीता था। हाँ, 3 साल बीता। उस टाइम उतना परिचय नहीं था। नहीं, 3 साल वहाँ रहे, कोई और कहीं? नहीं, और कहीं तो नहीं। बताना नहीं चाहते तो अलग बात है, कुछ चला हो। अब वो तो देखिए, आकर्षक तो आप हैं, युवा छात्र नेता भी थे।
ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन उस टाइम पे ये सब चीज का था कि भय होता था कि मान लीजिए अगर आदमी अपने विजन से हट के अगर इसमें चल जाएगा ना, तो आपका जो बेसिक जो विजन है, आपको काम करना है, जो आपका डेस्टिनेशन है, आप वहां से भटक जाओगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो नेता होते हैं इस कॉलेज के, तो उसको लोग भैया बोलते हैं? जी, लड़कियां ही बोल देती हैं भैया। जी बोलते हैं। कैसा ही मामला में आप कुछ सोचे हो कभी कि अरे यार ये तो अच्छी लेकिन दिखती जो है, भैया बोलती कल है भैया वो बोली। मेरे लिए आजीवन बहन रहेगी। हाँ, वो गड़बड़ हुआ होगा ऐसा कोई कुछ, वो तो गड़बड़ चलते रहता है, यूथ है तो मतलब इतना हुआ होगा, है ना? बिल्कुल हुआ है। हाँ, युवा हम भी थे, आज बुजुर्ग हुए हैं। नहीं हाँ, तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उन दिनों में जब आप कॉलेज में थे, तो जो छात्रों की मूलभूत समस्याएं थी, अक्सर रहती हैं, और उन दिनों में मुझे लगता है कि आज से कुछ साल पहले जाएंगे तो कॉलेज में बहुत सारी समस्याएं भी थी। बिल्कुल। अब धीरे धीरे शायद दुरुस्त हो रहा होगा, बेहतर आप बताएंगे। तो वैसी कोई समस्या जो आपको याद आता हो कि बहुत बड़ा था और उसके लिए लड़ाई झगड़ा आपने करा और ठीक हुआ हो? छात्र संघ चुनाव मेरे को लगता है जब सरकार ने घोषणा किया, उस टाइम मैं जिलाध्यक्ष बन चुका था, तो मैंने सारे कॉलेजों में कैंडिडेट उतारा सरगुजा जिला में। हम लोग ने 6-7 मुद्दों को लेकर उतारा। छात्र बीमा योजना, स्टूडेंट्स को बस कॉलेज आईडी के हिसाब से 50% की छूट, कॉलेज कैंपस की साफ सफाई, गार्डनिंग, वाटर, ये 5-7 मुद्दा, फ्री वाईफाई जोन, ये सब बनाने का। पीजी कॉलेज में जब पढ़ते थे तो उस दिनों में लड़कियों का एडमिशन बहुत कम होता था। 90% लड़के हैं तो 10% लड़कियां, क्योंकि वहाँ का एक ऐसा माहौल क्रिएट था कि वहाँ गुंडे उंडे लोग ही ज्यादा पढ़ते हैं। और ये हमारा जब छात्र संघ का अध्यक्ष सतीश बारी भी बना था, अपना साथ का साथी था, वो भी बना, और उसके बाद भी जो अध्यक्ष बने, हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया वहाँ पे। और पहला तो ये विजन हटाया कि इस कॉलेज को जिस नजरिए से शहर के लोग देखते थे, शहर के कोई भी अच्छा परिवार अपनी बेटी को पीजी कॉलेज नहीं भेजना चाहता था, ये वहाँ का सिस्टम हो गया था। और हॉली क्रॉस और अन्य कॉलेजों में लड़कियां वहाँ पढ़ने जाती थी। हम लोगों ने वहाँ, प्रिंसिपल सर थे जो एसके त्रिपाठी रिटायर्ड हो गए, उनके कई आंदोलन करके गार्डन, फ्री वाईफाई, जो पहले ग्राउंड खुला रहता था, कोई भी घुस जाता था, उसे घेराबंदी करा के कॉलेज के कैंपस को सेपरेट रखा। और आज विश्वास नहीं करोगे, लड़के से ज्यादा लड़कियों का एडमिशन आज वहाँ है। ये सबसे ज्यादा वहाँ का जो हम लोग को लगता है कि बदलाव हुआ। प्लस स्टूडेंट, क्योंकि सरगुजा बड़ा दूरांचल क्षेत्र था, और स्टूडेंट से कम्युनिकेशन कैसे बन सके। अब मेरे जिलाध्यक्ष के कार्यकाल में, मैं जो अपने आप को मानता हूँ कि मैं बहुत बड़ा काम किया था, मतलब ये संगठन ने मुझे कहा, मैं अपने आप को नहीं कह रहा, कि आज भी गूगल के प्ले स्टोर में आप NSUI सर्च करेंगे ना, तो एक NSUI मेन जो है ऐप जो दिल्ली ऑपरेट करता है, और एक NSUI सरगुजा है जो हमारे यहाँ से ऑपरेट होता है। तो उस ऐप में वो आज भी है, वो टैग है क्या, सरगुजा या दिल्ली, ऐसा कुछ? बिल्कुल चला तो कोई लोग समझना एक तो NSUI इंडिया है, वो तो एक ही ऐप है। दूसरा NSUI दिखेगा नहीं, वो सिर्फ सरगुजा का दिखेगा आपको। आज प्ले स्टोर में, मैंने उसमें अभी भी उसमें मेरी बायोग्राफी डली हुई थी। उस ऐप को मैंने बनवाया, क्रिएट किया, और करने के बाद जितने भी यहाँ कॉलेज हैं उन सारे कॉलेजों का डिटेल है। प्लस अगर आप उन कॉलेज को क्लिक करेंगे तो मेरे वहाँ चारों वॉलंटियर का नंबर आ जाएगा। मतलब अगर आपको यहाँ से मेन पार्ट के कॉलेज में पढ़ना है तो आप वहाँ से कैसे कांटेक्ट करेंगे, तो उस ऐप से आप वहाँ के लड़के को कांटेक्ट करोगे। आज भी वर्क में, आज भी वर्क में। और अभी वर्तमान जिलाध्यक्ष को भी मैंने उसकी कमान को सौंप दिया है। धीरे धीरे अब नए जो कई लोग पास आउट हो गए, जो नए लड़के एडमिशन, हम उनसे कनेक्ट करके उसमें नंबर अपडेटेशन चालू है, आज भी वो चालू है। प्लस सारे लिंक हम लोग को, जैसे स्टूडेंट को सप्लीमेंट्री फॉर्म भरना है, आज भी सरगुजा विश्वविद्यालय की वेबसाइट में बहुत दिक्कतें हैं, अभी भी आंदोलन होता है, अभी तक सुधार नहीं हो पाया। तो जो भी यूनिवर्सिटी लिंक भेजता है, हम यूनिवर्सिटी से उस लिंक को अपने ऐप में डाल देते हैं। तो उस ऐप में स्टूडेंट को सारा सुविधा आज भी मिल जाता है भरने के लिए, चाहे वो एनवायरमेंट का हो, परीक्षा फॉर्म हो, चाहे कुछ सुधार हो, तो वो सारा चीज हमारे ऐप में उपलब्ध है। उसी ऐप को ही देख के आज के कुलपति ने उस मुझे बुलाया भी था, कुलपति साहब ने देखा भी उस ऐप को, मैंने उन्हें दिखाया, और उसी के श्रेणी में आज वो बनवा रहे हैं सरगुजा यूनिवर्सिटी का भी। अच्छा, नया बनवा? हाँ, नया बनवा रहे हैं। तो कुल मिला के ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि आपने खुद का एक ऐप बनवाया, उसको आप मेंटेन रखें, हमारी भी गुजारिश मेंटेन है, अभी तक मेंटेन है। हाँ, वो तो दूसरों को भी आसान होगा जी, ये अच्छी बात है। दूसरा ये है कि अभी पता ही है हमें कि अभी पिछली बार जो नगर निगम चुनाव हुआ था उसमें आपने भी प्रयास किया था, अच्छा प्रयास था, बहुत अच्छा प्रयास था। लोकल जो मेरा रिपोर्ट है उस हिसाब से बहुत अच्छा था, बहुत मतलब अच्छे चल रहे थे आप, लेकिन आखिरी वक्त में ऐसा क्या हुआ होगा कि हार का सामना करना पड़ा? जो अभी नया परिसीमन हुआ था, इस सरकार ने जो नया परिसीमन किया था, उसमें वो पुराना मेरा वार्ड था, पर जब नए परिसीमन में मेरे जो गली और जो मोहल्ले का जो लगभग 300-350 वोट थे वो कट गए, ये जनरल हो गया। तो मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी है कि आप उस वार्ड से, ओबीसी हैं आप भी, वहां से आप चुनाव लड़ें। स्टूडेंट पॉलिटिक्स का एक फायदा वहां मिला कि वो मेरे लिए नया जगह पड़ गया था, जो नया एरिया जुड़े थे। लेकिन वहां मैं जब प्रचार में गया तो
कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिस जमाने में हम लोगों ने मदद किया था, वो वहाँ पे उनकी बच्चियां, उनके लड़के मिल गए कि नहीं भैया कॉलेज में मदद करते, वो फैमिली हमसे जुड़ते गए। जहाँ 20 सालों से बीजेपी के पार्षद है, कांग्रेस वहाँ नहीं अभी तक आ पाई है। वहाँ से मैंने जब चुनाव लड़ना की शुरुआत किया तो ये स्टूडेंट्स ही मेरे वहाँ पे सबसे बड़े सहयोगी बन के निकले, और वही लगभग 80 वोट से मैं वहाँ पीछे रह गया। वो मैंने एक क्षेत्र को ज्यादा ही पकड़ के रखा, मेरा वहाँ मिस्टेक समझ लिया। एक क्षेत्र को मैंने सोचा ये मेरे तो आकलन आपने बाद में किया? बाद में किया। मुझे लगा कि मैं नए प्लेस पे ज्यादा किया, मुझे लगा मेरा घर जो साइड जो एरिया था, जो मैं जहाँ से हमेशा गुजरता हूँ, विश्वास रहा होगा कि वो मेरा घर एरिया तो ठीक मिल जाएगा, तो वहीं से कहीं 19-20 से मैंने रह गया पीछे। अच्छा, अभी आने वाले चुनाव में, खैर अभी तो वक्त है जी, तो फिर से आप किसी मोहल्ले का पार्षद तो जरूर देखेंगे हम, और प्रार्थना करूंगा कि आप बने। भैया मैं तैयारी में था, मैंने वहाँ भी घोषणा पत्र अपना सेल बनाया था कि वहाँ के कई ट्राइबल फैमिली रहती थी कि वहाँ की बच्चियों को अगर पढ़ने जाना होगा तो मैं पीजी कॉलेज में उनका निःशुल्क एडमिशन कराऊंगा अगर मैं पार्षद बनता हूँ तो। प्लस अगर बच्चियाँ किसी के यहाँ होती हैं, कोई गरीब परिवार है जो बीपीएल धारी है, और अगर बेटियां पैदा होती है तो 1500 रुपये मेरी तरफ से, और 3000 उनके विवाह, मतलब 5000 उनके विवाह में। आज भी जिनके फोन आते हैं, आज मैं पार्षद नहीं हूँ, फिर भी मैं अगर जिनके फोन आते हैं उन तक मेरे जो भी वॉलंटियर, जो लड़के बना के रखा हूँ क्षेत्र में, वो पहुंचाते हैं। अच्छा, आपके साथ कुछ वॉलंटियर्स आज भी हैं? आज भी मैं उस वार्ड में, भले मैं वहां से चुनाव हारा हूँ, लेकिन जो मैं जोन में लड़के रखे थे वो मेरे साथ आज भी हैं, और आज भी वो देखते हैं कोई अगर वहाँ समस्या होती है कि भैया वहाँ फलाने के यहाँ बेटी हो या उनके यहाँ शादी है, उनके यहाँ इतना जरूरत है, तो मैं पहुंचवाने की कोशिश करता हूँ उसको। अच्छा, छात्र राजनीति में और जो मुख्य पार्टी की राजनीति है, इन दोनों में बेसिक कोई अंतर है क्या, और अगर है तो क्या अंतर है? बेसिक अंतर यही होता है कि छात्र राजनीति में आप फीस बढ़ोतरी, कैंपस, स्कॉलरशिप, हॉस्टल, और जो प्रतियोगी परीक्षा में धांधली, पेपर लीक, इन सब चीज़ों को लेके आंदोलन करना पड़ता है। और जो मुख्य जो ये राजनीतिक जब आते हैं मुख्य धारा में, तो सड़क, नाली, पानी, बिजली, किसानों का मुद्दा, ये सब मुद्दा होता है। तो हम उस छात्र राजनीति में कैंपस तक की राजनीति होती है, और ये एक वाइड रूप है, तो अंतर तो है थोड़ा सा। तो और अच्छा, कैसे मैनेज कर पाते, जैसे कि अभी अब तो आप मेन मुख्य पार्टी में अब हैं आप जी, तो एकदम से आपके लिए नया था, वो कैसे मैनेज कर पाते हैं आप? नया था, पार्टी ने ट्रेनिंग दिया, उस ट्रेनिंग को भी हमें समय समय, हाँ, प्रशिक्षण बीच बीच में होता है, बुलाते हैं, सीनियरों से भी गाइडेंस लेता है। अब थोड़ा यूथ की तरफ जा रहा, छात्र का तो है, पर अब मैं यूथ की तरफ जा रहा हूँ। युवाओं का बेसिक मुद्दा आज है, बेरोजगारी है, पेपर लीक है, आपका प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली है, कई ऐसी समस्या, महंगी शिक्षा है, छात्रों के पास आज डिग्री है पर नौकरी नहीं है, युवाओं के पास, युवा भटक रहा है, नशा की ओर जा रहा है, शराब की दुकानों में बढ़ोतरी हो रही है, स्कूलों को घटाया जा रहा है, कोई प्रोफेशनल कोर्स आज तक सरगुजा में आया नहीं, ना मास कम्युनिकेशन का आया, ना उसको बड़े ऐसे, यहाँ बीबीए का अभी तक नहीं है। हम लोगों ने कॉमर्स कॉलेज की कब से मांग की। तो युवा का जो डायरेक्शन है वो अब अलग तरफ जा रहा है, क्योंकि सरकार का जो मुख्य मुद्दा था कि युवाओं को जिस तरह से डिग्री के अनुरूप नौकरी दे या वैकेंसी निकाले, पर आज के वैकेंसी को 10-10 साल हो जा रहे हैं, उसका कोई परिणाम नहीं आ पा रहा, वैकेंसी भी। हाँ, तो आज युवाओं के मुद्दा को लेकर के अब हम लोग अब सड़क पे आते हैं। अच्छा, एक चीज ये पूछना था आपसे कि जिस दिन थोड़ा हम पीछे रह गए, जब आप वहाँ प्रेसिडेंट थे, तो उन दिनों में कोई ऐसा मुद्दा याद आता है क्या कि दो गुटों में पुरजोर लड़ाई हुई हो और आपको हस्तक्षेप करना पड़ा हो, ऐसा कुछ हुआ था क्या? शासन चुनाव में बेसिक ऐसा होता था। शासन चुनाव में ऐसा होता था कि उस कॉलेज में वो दोनों भिड़ गए, और कभी हमारे कॉलेजों में लड़ाई हो जाए, और नया नया अध्यक्ष बना था, थोड़ा सा जानकारी, नया नया छात्र संघ भी था उस टाइम में, अध्यक्ष जी बना, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बार बार नई लिस्ट भेजना है, क्योंकि प्रदेश से पूरा कॉलेजों का आता था, मैं वो भी बनाने में था उस टाइम। थोड़ा सा ये सब मोबाइल का एडिटिंग कम था 2014-15 में। अब वो चीज़ मेरे को ही करना पड़ता है, टाइप भी करना, विज्ञप्ति भी मैं ही जारी कर रहा हूँ, अपने को जो यहाँ का छात्रों का संकल्प पत्र बनाया वो भी अपने को जारी करना है, मीडिया में भी रिपोर्ट भेजना है, तो सब करने का कहीं वहाँ लड़ाई हो गया। फिर हम लोगों ने टीम सर्कुलेट किया कि भाई अगर वहाँ लड़ाई होता है तो वहाँ मैनेज करो, यहाँ हो करो। प्रशासन का भी मदद समय समय पे मिलता रहा, मैं क्या ही बोलूँ, भले सरकार किसी की भी रहे, पर वो लोग भी देखते थे कि लोग काम करते, तो उनका भी एक सपोर्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट हमेशा मिलता रहा उसमें। तो हम लोगों ने टीम बनाया था कॉलेज में, जहां भी दो गुट में मारपीट होती थी वहां पे भिड़ के, और मैं थोड़ा सा मारपीट करते थे? नहीं, आज तक मेरा ये शिकायत ना थाने में है। अच्छा, उसको रोक। हाँ, वो कभी भी नहीं रहा, जितना हो सके, चाहे वो दूसरे दल वाले से भी संबंध उतना ही मधुर थे। विचारों का मतभेद रहता था, आंदोलन हम भी करते थे, वो भी करते थे, जो उनके दल के द्वारा गलत होता था या पार्टी के द्वारा, हम उसका विरोध करते थे,
और कभी भी लड़ाई झगड़ा और इस टाइप का काम ऐसा पड़ता कोई नहीं। नौबत नहीं है कि आपको कहीं पड़ा हो मार, या फिर सामने वाले को आज आपके तक कारण तो पड़ा हो? आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ है एक भविष्य में? लाठीचार्ज तो हुआ है, वो पुलिस वो तो पुलिस का मार नेता हुआ है, लोग को तो कूटते ही लेकिन रहते हैं। ऐसे अपने अभी तक ऐसा कोई भी मेरे रिकॉर्ड में ना एफआईआर, अगर मेरे पास 14-15 एफआईआर है ना, तो कभी मारपीट का एफआईआर मारपीट का नहीं। आज तक नहीं है। बल्कि अब जैसे कहीं शामिल हो जाए तो अब तो कुछ भी नाम लिखवा देते तो हो जाए एफआईआर, अलग बात है, लेकिन मारपीट ऐसा कहीं नहीं। अच्छा, एक चीज ये पूछना था कि अभी कुछ दिन पहले, अभी 2 दिन 4 दिन पहले की बात है, कुछ चूहे वगैरह कोई धान वान भी खाए हैं छत्तीसगढ़ में। कुछ घोटाला इसके बारे में कुछ पता है आपको? चूहे खाते हैं क्या धान? इतना तो धान नहीं खाते हैं, थोड़ा बहुत खाते होंगे। थोड़ा बहुत तो खाते हैं। वो तो राशन दुकान में भी मैं सुना हूँ, अपने मोहल्ले में ही है बगल में, कि चावल वावल खाते हैं, खपत होता है। लेकिन जितने धानों का घोटाला है, कुछ करोड़ों का, उतना तो अच्छा, इसको घोटाला मान रहे हैं कि चूहा है? घोटाला ही है। मैं चूहा अमरजीत भगत जी का एक मैं बाइट देखा था अभी कल परसों, वो तो कह रहे थे कि चूहे खाए हैं, आप ही के पार्टी के हैं। मेरे को, मैं जो अपना सेल्फ जो आकलन कर रहा हूँ, या मुझे जो मेरी समझ में है, मुझे लगता है कि अगर इतने बड़े पैमाने पे अगर चूहे खा रहे हैं, तो ये कोई छोटे चूहे नहीं, बहुत बड़े बड़े चूहे हैं। अभी तो आंदोलन भी आप लोग किए थे ना, किए थे उसके पिंजड़ा लेकर के। देते क्यों नहीं है सामने वाली पार्टी को? अभी हम लोग यूथ कांग्रेस इसका एक बहुत बड़ा बना रहा है फिर अच्छा, एक चीज मेरे को सवाल ये भी पूछना है सर, विपक्ष का काम क्या है? मतलब कि ना, एक पिंजड़ा लेकर के दिखा तो दिया, अरे कहीं पहुंचाइए भी भाई, उनके यहाँ शायद ना हो। वही चक्कर है। नहीं, हम लोग तो एक नया प्लान तैयार किए हैं। हाँ। पहुंचाने का। आप भी जैसे अपन कुछ दिन पहले ही हम लोग भैया लोग के साथ जो एयरपोर्ट बंद हुआ, हाँ, तो हम लोग हाँ, उनको भेंट किया, आप देखे होंगे, बिल्कुल। कागज का। तो कुछ इसी तरह से एक बड़ा आंदोलन अभी देखने को मिलेगा, उसकी तैयारी चल रही है। अच्छा, इस सच में आपको लगता है कि इतना चूहा खा जाता नहीं, होगा? मुझे नहीं लगता। मेरा जो, मैं व्यक्तिगत में बता रहा हूँ, जो मेरे को समझ में आता कि इतना तो नहीं खा सकता। अच्छा, जो मान लीजिए कि अगर चूहा नहीं खाया है, तो ये कौन कौन लोग खाने की उम्मीद है इसमें? कैसे कैसे लोग खाते होंगे, कुछ आइडिया है? सरकार से जुड़े लोग, प्रशासनिक लोग। क्या इसमें बड़े लोग भी शामिल होते बिल्कुल होंगे? शामिल हो, बिना उसके तो हो नहीं सकता। अधिकारी आप नीचे से मान लो, आप जहां से धान के जो आपको जो एजेंसियां हैं जो लेती हैं धान, वहां से जोड़िए, राइस मिलर से जोड़िए। इसका तो एक घोटाला ऐसे ही दिखता है कि एक ही चावल 3 बार सर्कुलेट होकर सोसाइटी पहुंचता है। ये आपको भी जानकारी में होगा। कुछ ऐसे थे कि आपके पास चावल आप बेचे, फिर राइस मिलर खरीदा, फिर राइस मिलर उसी को गवर्नमेंट को दिखा के दाम, फिर ऐसे वो सर्कल में घूमते रहता है। ये तो पूरा मिली भगत है ये इस चीजों में। अच्छा, अभी 2 साल, लगभग 2.5 साल के आसपास होने वाले हैं जो अभी सरकार अपनी बनी है भारतीय जनता पार्टी की, और मुख्यमंत्री श्रीमान साई जी हैं। इनके सरकार को आप कैसे आंकते हैं इन 2 सालों में? सरकार पूरी तरह से विफल चल रही है। मुझे लगता है, मैं यूथ और छात्रों की बात करूँ, क्योंकि नहीं तो और दूसरे जगह काम किए हैं वो क्या? नहीं, मैं बता रहा हूँ शुरू से। मैं जहां से बेसिक था, हमारी सरकार जब आई थी तो सबसे पहला उन्होंने जो बेरोजगारी भत्ता था छात्रों को, वो बहुत सहूलियत देता था। मैंने इसे ग्राउंड लेवल पे देखा। जिन छात्रों को मिला है ना, वो छात्र आज कई ऐसे यहाँ पे कोचिंग सेंटर खुले हैं जो IAS एकेडमी और इनके नाम पे, जो छात्र को लगता था कि मैं पढ़ के कर लूँ, हो सकता है अपने कैपेबिलिटी जानने के लिए, लेकिन परिवार से वो सपोर्ट मिल नहीं पाता था। तो जो धान का जो रेट हमारी सरकार में बढ़ा था, वो कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए रामबाण साबित हुआ। और जो 2,500 रुपये प्रति माह मिलने लगा स्टूडेंट्स को, तो वो कॉलेज में जो अन्य कोर्सेस आते हैं, कभी कभी 6 महीने का कोर्स आ गया, जैसे बिली PG कॉलेज में चालू नहीं थे, बीच में कभी वो मास कम्युनिकेशन का 6 महीने का ट्रेनिंग आ गया। तो वो सब जो करने का इच्छुक छात्र थे, वो पैसे में नहीं कर पाते थे, पैसे की वजह से। पर जो सरकार ने उन्हें जो डायरेक्ट उनको देने लगे, तो वो अपने स्वेच्छा से भी कई सारे कोर्सेज करते थे, जो सरकार बंद कर दी। दूसरी बात, इस सरकार में शिक्षा को महत्व नहीं दिया जा रहा। जिस तरह से आत्मानंद स्कूल खोला गया था कि गरीब छात्र भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ सके, उस स्कूल का फंडिंग कम कर दिया। उसके बिजली बिल पटाने के लिए सरकार पैसा नहीं दे रही, मतलब छात्र अंधेरा में रहे। उसमें जो पुस्तकों का पैसा आता था, मुझे लगा वो भी नहीं पहुंच पाया था सही टाइम पे, तो बच्चे 3-4 महीने तक गैप में रहे। और आप प्राइवेट स्कूल का बढ़ोतरी करने चाह रहे हैं, कई स्कूल बंद हुए, आपके भी नॉलेज में है। तो ये शिक्षा स्वास्थ्य में भी ये सरकार विफल है। जी। अब अभी मैं अगर कहूँ आपसे कि 2 सालों में कोई एक अच्छा काम आप बता पाएंगे बीजेपी का? कोई भी एक अच्छा काम बता, एक कम से कम, चूंकि आप विपक्षी हैं तो शायद ना भी बताएं, लेकिन मन दिल पे हाथ रख के कोई एक बता पाएंगे, कोई अच्छा किया होगा? मुझे इस सरकार का तो कोई अच्छा काम ऐसा नजर नहीं आया। चलिए, बुरा तो 3-4 आपने अभी बता ही दिया, ठीक है, आपकी मंजूरी है। दूसरी बात यह है कि अभी रामगढ़ का मुद्दा
बहुत ज्यादा जोरों पर जी। है। कह रहे हैं पहाड़ों में दरारें आ रही हैं, बम ब्लास्ट हो रहा है। तो और बीजेपी ने एक कमेटी भी बनाया था, उसको जांच किया, तो पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि है, ये सच है क्या? उस पहाड़ को हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से जाके देखा है। जिस तरह से ब्लास्टिंग होती है, कोयला का ब्लास्टिंग हम लोग भी जानते हैं, जहाँ जहाँ होता है। हम लोग के फैमिली में भी एसएससीएल में काम करते हैं। उसकी ब्लास्टिंग इतनी तेज होती है तीव्र आवाज कि आसपास के जो घर होते हैं वो हिलते हैं। पहाड़ों में दरारें तो हैं, और जो बीजेपी की कमेटी गई थी उनके एक फोटो आए हुए थे। वो वहाँ अपना नाश्ता पानी किए, हंसे खेले कि हम लोग बहुत खुश हैं, अदानी इसको ले लिया है, हमारे कमीशन मिलने वाले हैं। वो इस खुशी से गए थे, वो कमेटी बनाई गई थी कि हमारा कितना हिस्सेदारी होगा, ये उन्होंने बात की और आ गए, सेट करके आए, सेट करके वहां से आ गए। ये उन्होंने कमेटी सौंपा है बस। अच्छा, एक चीज ये भी है कि चलिए ठीक है, पिछली जो बातें हैं सो है। अभी आगे फिर चुनाव आएंगे, वार्ड में आप फिर से पार्षद बनेंगे, तो हमारे चैनल के थ्रू मैं चाहता हूं ना कि अपने वार्ड वासियों को एक आप सूचना दें कि मेरा एक योजना था, या फिर आगे अब जब आऊंगा तब है, जो नहीं पूरा कर पाए किसी न कारण से, क्योंकि आप जीत कर नहीं आ पाए। तो मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसा कुछ 2-4 लाइन बताएं, क्या योजना था आपका? देखिए, वहाँ मेरे वार्ड का सबसे मुख्य जो दिक्कत है, वहाँ एसएलआरएम सेंटर खोल दिया गया है। और एसएलआरएम सेंटर एकदम वार्ड के बीच में, जहाँ एक घनी बस्ती है, और वहाँ लोगों को आज भी सांस का समस्या है। और उसको हटाने का प्रयास लगभग वहाँ के वार्ड वाले ने निगम कमिश्नर, कलेक्टर साहब से लेकर सभी को दे दिया, वो आज तक नहीं हटा। मैंने अपने चुनाव में मैं कहा भी था पब्लिक के बीच में, अगर मैं बनूंगा तो मैं वहाँ अनशन पे बैठूंगा, वहीं पे बैठूंगा, भले बीमार हो जाऊं चाहे कुछ हो जाऊं, सबके साथ। क्योंकि जब तक आप वहां पे पहुंचोगे नहीं, तो प्रशासन जब तक आएगा नहीं, उसको समझ नहीं आएगा कि यहाँ पे क्या है। मैं वहां देखा हूँ कि घना 100 मीटर की भी दूरी नहीं है, 50 मीटर की दूरी पे ही इतने लोगों का वहां बसावट है, और इतने परेशान है वहां के बच्चे, वो बीमार, सांस से पड़ रहे हैं। तो मैं अभी भी वार्ड वाले को यही कहता हूँ कि अगर मुझे वहां जिम्मेदारी मिलती है, कभी मैं अगर वहां के दायित्व में आता हूं, तो सबसे प्रमुख मेरा मुद्दा रहेगा उस एसएलएम सेंटर को हटाना और शिफ्ट करके अन्यत्र जहाँ करना, जहाँ पे भीड़ भाड़ ना रहे। दूसरा, हमारे जो वार्डों में जो रोड की समस्याएं हैं, जो कई पतली गली है लेकिन उसको ध्यान नहीं दिया जाता, वहां पे क्योंकि नया बसावट बस रहा है, तो वहां अभी भी लोग कच्चे में है, और बरसात में वहां क्या होता है कि पुल नहीं बनने की वजह से घरों में पानी घुसता है। तो ये 2-3 मुद्दे हैं मेरे वार्ड के, जिसको अपन चाहेंगे कि जिस दिन भी मुझे मौका जनता देगी तो मैं जरूर इनको पूरा करूंगा। अभी जो निगम अपना चुनाव हुआ, तो ये भी लगभग कई महीने बीत चुके हैं। जी, 1 साल हो गए लगभग। हाँ, लगभग साल तो हो ही गया। कैसे आते हैं अभी जो काम ये लोग कर रहे हैं? मुझे लगता है अभी ये समझ नहीं पाए। 1 साल हो गया कि क्या अभी जनता किस किस तकलीफ से गुजर रही है अभी वर्तमान। अच्छा, इनको अभी तक समझ ही नहीं पा रहे। इन्हीं के पार्टी ने के एक बड़े पदाधिकारी ही मान लीजिए, इन्हीं के पार्टी कल घड़ी चौक पे विरोध किए हैं। कौन? इनके पार्टी के मिश्रा जी हैं, उन्होंने विरोध किया है कि सड़क महोत्सव मनाया जाए, ना कि ये उनके पार्टी के लोग भी जान रहे हैं कि जब सरकार ने, अच्छा, उनके पार्टी बीजेपी के वो, हाँ, उन्हीं के पार्टी के सदस्य हैं वो, सदस्य हैं। हाँ, उन्होंने ये कल सड़क महोत्सव बनाने को बोला कि मतलब प्रशासन ये मिनपाट महोत्सव और इसमें जो पैसा खर्च कर रहा है, सड़क महोत्सव बना करके सड़क बनाया जाए। जबकि महापौर जी ने भी और सरकार ने भी कहा था कि बरसात के बाद सड़क पूरी तरह से बन जाएगी। पर आज मैं बताऊं कि मेरे वार्ड में आप चल के देखेंगे, 10 साल से उस सड़क का रिपेयर रिन्यूअल नहीं हो पाया है। सीसी रोड बना हुआ है, उसमें अमृत मिशन योजना का जल पाइप 2-3 बार फूटे हैं, सीसी रोड बैठ चुका है नाली के बगल से, पर उसकी मरम्मत का कोई ध्यान नहीं, ना ही वहाँ की स्थानीय पार्षद को देखना है, ना तो निगम को। तो मुझे लगता है कि जब तक ये पूरे नगर निगम की गलियों वार्ड में नहीं घूमेंगे, तब तक इन्हें समझ में नहीं आएगा कि असल मुद्दा, असल दर्द क्या है वहाँ। नहीं तो इनके जो पार्षद है वो तो वैसी गली मोहल्ले के हैं, तो वो बताते नहीं होंगे। इनके पार्षद को फुर्सत कहाँ है चुनाव के बाद? क्या कर रहे हैं लोग? जगह जगह पे जो पुरानी योजना है उसका शिलान्यास करके फोटो डालना, और पब्लिक से एकदम कट होके आना। रिजल्ट के बाद मुझे नहीं लगता कि पार्षद ने कभी एक लोग से मिला भी होगा कि अब अपनी समस्या। नहीं, वो तो कोई नेता नहीं करते हैं। चुनाव जीतने के बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई नेता। पर हम लोग अगर बनते तो मैं अपनी बात मैं यूथ की बात कर रहा। हम लोग अगर रहते तो अपन पहला से एक अपन विजन बना के रखे थे कि जनता को हम लोग एक पहले फॉर्मेट बना के भेजेंगे कि आपको असल जो 5 बड़े मुद्दे हैं उनको बताओ, जो क्योंकि मैं तो मुख्यमंत्री अब हूँ नहीं, हाँ, पार्षद हूँ। एक स्टेप बाय स्टेप चल के जो आपका मुद्दा था, जैसे राशन दुकान की बात थी, मेरे वार्ड में राशन दुकान बड़े दूर जाना पड़ता था। मैंने उन्हें कहा कि अगर राशन दुकान में आपके पास नहीं ला पाऊंगा
तो मैं आप लोगों का राशन के जो बांटने वाले हैं यहाँ पे अंगूठा लगाऊंगा, मैं अपना पिकअप लोड करा के आपके घर घर पहुंचाऊंगा। ये अच्छी बात। आपको अगर तौलवाना है तौल करा लीजिए, लेकिन मैं ईमानदारी से जो 35 किलो आपको मिलता है तौल के आपके घर घर पहुंचाऊंगा। ये भी मेरा एक चुनावी वादा था उसमें, और मैं उसको करता। जीतता तो पहला मुद्दा मेरा वही था कि राशन को कैसे घर घर तक पहुंचवाया जाए, क्योंकि उन्हें बड़ा दूर जाना पड़ता था। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा बृहद स्तर की बात थोड़ा सा कर ले, बहुत ज्यादा इसको गहराई तक तो नहीं जाएंगे। अभी हमारे सरगुजा की शान है महाराज जी श्री टी.एस. सिंहदेव, वो एकदम मामूली 94 लगभग वोट से जी। वो हार गए। क्या हुआ होगा, कुछ बता पाएंगे आप? जनता को उम्मीद बहुत ज्यादा हो गई थी। जब तक विधायक थे महाराज साहब, चूंकि हम लोग तो उनके साथ ही जुड़े, और जब वो सीएलपी लीडर थे, मैं उनके व्यक्तित्व को इसलिए भी बहुत पसंद करता था कि जब मैं कॉलेज का बस सिर्फ एक अध्यक्ष बना था संगठन से, तो जब चीफ गेस्ट बनते थे महाराज साहब, तो हम लोग को फोन करके बुलवाते थे अपने पीए से कि आप यहाँ पे आओ मेरे घर पे, और वो लाल बत्ती में खुद ड्राइव करते थे। और भले एक गाड़ी उनके आगे चलती थी जो फॉलो रहती थी, और हम लोग को बगल में बैठा के जाते थे। मतलब वो बता भी देते थे कि ये नेता है मेरा। तो कॉलेज में भी उसी सम्मान से लोग देखते थे कि भाई सीएलपी लीडर है, उनके साथ बगल में बैठ के आ रहे हैं। तो ये होता था। उनका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा था, और जब वो मंत्री बने तो लोगों ने उम्मीद बहुत ज्यादा कर ली सरगुजा में। उम्मीद बहुत ज्यादा थी, और वो लोगों को तो सीएम बनने तक का हाँ उम्मीद था। वो नहीं बने, उसकी नाराजगी थी भी। और दूसरी बात, कुछ चीजें ऐसी हुई कि बाबा ने काम बहुत हद तक किया, स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा किया, पर जनता को वही कभी सड़क की बात या भ्रामक प्रचार जो बीजेपी के आईटी सेल ने उनके खिलाफ भी भड़काया, तो ये कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट हो गया उनके लिए, जो कट गया है वोट उनका बहुत। ये कारण भी नहीं रहा होगा कि कांग्रेस से ही पैराशूट के जरिए उतरे थे बीजेपी में जो भी हमारे विधायक हैं जी, वो भी कारण रहे होंगे। कारण मैं जो अभी मंत्री भी है हमारे सांस्कृतिक मंत्री, ये मैं मान भी सकता हूँ उनको, चूंकि बाबा का पूरा वो ग्राउंड देखते भी थे और वो समझते भी थे। तो जब अपना आदमी पीठ पे जब खंजर मार दे तो आदमी हार ही सकता है। तो एकदम सच बात है। अच्छा, एक चीज और पूछ रहा था मैं कि अभी नेशनल स्तर की राजनीति में हम लोग ज्यादा इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग अभी बहुत छोटे पदाधिकारी हैं, तो राज्य के स्तर पे हम लोग जाते हैं। अभी हाल ही में बिजली बिल जो है ये बीजेपी वाले बढ़ाए 200 यूनिट, फिर घटाए। ये क्या कारण रहा होगा? आपका दबाव काम किया होगा या फिर उनको अकल आ गई होगी? नहीं, ये ना, ये पब्लिक के पास, पब्लिक का खुद का बहुत बड़ा पीड़ा था। और जब हम लोग ने जो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाया, जो कि गांव में कई लोगों ने नहीं लगवाया, इनके पास कोई ऐसा ऑफिशियल आदेश तो है नहीं लगवाने का। अच्छा। और मैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर का जो मैं खुद एक बार जो ट्राई किया हूँ, जो बाकी जगह मैं गया था, चूंकि गांव भी गया तो वहां पता चला कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी और पेट्रोल गाड़ी में अंतर होता है कि आप 1000 मीटर चलोगे तब आपका 1 किलोमीटर दिखाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी में 9 इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी में 1 किलोमीटर होगा। पहले पहले दिखाता, 100 मीटर का अंतर रहता है। वही हाल इलेक्ट्रॉनिक मीटर का है। मतलब आप तो उस मीटर, अदानी का मीटर और अंबानी का जियो सिम, दोनों के कॉम्बिनेशन को लगा करके मीटर लगाया गया। और इसमें जो रिले सिस्टम लगाया गया, मतलब कि सरकार, आप कहना ये चाह रहे हैं कि सरकार का भरपूर योजना है भाई साहब, दोनों आप ही रहो, ऐसा कहना चाह रहे हैं? पूरा सेटअप है। और इसमें ये सबसे बड़ा बिजली बिल में जो हम लोग जो जनता तक पहुंचा है कि इसमें रिले सिस्टम लगाया है कि अगर आप मान लीजिए 1 महीना बिजली बिल नहीं पटा है, वो काट देंगे। फिर इसमें एक आरसीडीसी शुल्क लगा दिए है कि अगर आपका 100 रुपए बिल है, मान लीजिए आप कहीं नहीं पटा पाए, किसी कारण से आप कहीं होंगे, तो आपका लाइट काट देंगे। और जब आप लाइट जुड़वा जाओगे तो आरसीडीसी एक शुल्क लगा दिए हैं, जब 320, मतलब 100 की बिल 320 फाइन भरो। तो ये सबसे बड़ा, तो ये हम लोगों ने पब्लिक के बीच में पहुंचाना, कांग्रेस पार्टी ने पूरे पहुंचाना चालू किया जनता के बीच में। हम 400 यूनिट तक हाफ दे रहे थे क्योंकि हमारे पास सरप्लस बिजली है। ये उसे 100 यूनिट किए, फिर पता नहीं क्या समझा, अभी 200 कर दिए, फिर दवा होगा तो फिर पहुंच जाएंगे 400 तक, चुनाव आएगा तो जान जाएंगे। तो यही इनके कारण। अच्छा, एक चीज और भी था कि ये लोग जो 1000 रुपए दे रहे थे महतारी वंदन का, अभी भी दे रहे हैं, तो इसको आप सही मानते हैं क्या? 1000 से अधिक का तो मुझे लगता है सिलेंडर आता है। हाँ, 1100 के लमसम में। मुझे लगता है कि अगर परिवार के जो युवा हैं, देश के भविष्य वही हैं, और अगर आप युवा को सशक्त करोगे, वहां के छात्रों को सशक्त करोगे, तो परिवार ऑटोमेटिक सशक्त होगा। मैं अगर अच्छा बनूंगा तो मेरा परिवार को मैं ऑटोमेटिक अच्छा कर लूंगा, क्योंकि हमेशा अपने आने वाले जनरेशन से लोग उम्मीद करते हैं। अगर आप महतारी वंदन में 1000 दे रहे हो और हम अगर स्टूडेंट को उस घर में 2500 दे रहे हैं, तो बड़ा कौन होगा? आखिर में मेरी फीस के लिए मेरी मम्मी को 1000 आप दे रहे हो,
और सरकार मुझे 2,500 दे रही, तो मैं खुद सेल्फ डिपेंड हो गया। तो मैं अगर जहाँ से सेल्फ डिपेंड बनने पड़ूंगा तो अपने परिवार को भी मैं उसी वे में ले जाऊंगा। तो ये 1,000 सरकार का विजन सही हो सकता है या आम जनता का भी हो सकता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ इस चीज में, लेकिन मैं मानता हूं कि उस घर के छात्र और जो लड़कियां हैं जो पढ़ने जाती हैं, अगर उन्हें सशक्त किया जाए तो मुझे लगता है कि वो परिवार का डेवलपमेंट अच्छा होगा। ठीक है। अच्छा, आगे अभी क्या है ना कि जो राजनीति का जो एक तरीके से ना बंटाधार इस देश में हुआ है ना अभी हाल के कुछ सालों में, तो ना जो युवा है वो बीच में ना कुछ लोग राजनीति की ओर आकर्षित हुए कि राजनीति करना चाहिए, अच्छी चीज है, लेकिन फिर से गलतफहमी फैल रहा है लोगों में कि राजनीति बड़ी कीचड़ सी हो गई है। तो ऐसे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि राजनीति में उनको आना है कि नहीं आना है? अगर आना तो क्या तरीके से आए और क्या करें वो जो अभी युवा हैं, जो आपके बच्चे भी यूथ छोटे में हैं? तो मुझे लगता है यूथ में युवाओं को राजनीति में तो बिल्कुल अपनी सहभागिता रखनी चाहिए, क्योंकि अगर वो अपनी सहभागिता नहीं रखेंगे तो फैसले उनके खिलाफ रहेंगे, सरकार जो फैसले करेगी उनके खिलाफ रहेंगे। और अगर यूथ राजनीतिक में रहेगा, अगर वो उस पीड़ा को समझेगा, अपने दर्द को समझेगा बचपन से, तो मुझे लगता है वो व्यक्ति कभी गलत नहीं करेगा। अगर हम अपने बचपन से दर्द सह के पढ़ाई किए, अगर अपन नौकरी पाए रहेंगे तो मैं उस दर्द को समझूंगा कि मैं किस दर्द से नौकरी पाया हूँ। और अगर मैं राजनीति में भी आऊंगा तो राजनीति में भी आऊंगा तो उन लोगों को जरूर मदद करूंगा जो पीड़ा मैंने सही है, उनका जरूर उससे राहत दिलाने का तो काम करूंगा, भले उससे ज्यादा कर पाऊं चाहे ना पाऊं। तो यूथ की सहभागिता तो बिल्कुल राजनीति में चाहिए। और युवा शब्द को ही अगर उल्टा करें तो वायु बन जाता है। युवा, अगर वायु तेज चलेगी तो आंधी आएगी, तो युवाओं को तो बिल्कुल जुड़ना चाहिए, मेरे मानता है। थोड़ा माहौल गर्म हमने कर दिया, थोड़ा हल्का करते हैं। आपको रुचि जैसे भी सभी का हॉबी रहता है, जैसे मेरा है, बेसुरा हूँ फिर भी गा लेता हूँ जी। एक मेरे दोस्त हैं जो अभी सामने है, वो अच्छा गाते हैं, हम दोनों भी कभी कभी गाते हैं, तो मैं बेसुरा रहता हूँ, वो सुर में रहते हैं। आपको कभी गाने वाने का मन करता है क्या? वैसे कभी जैसे दोस्तों के बीच में खाना पीना बैठे, तो पार्टी वार्टी हुआ, कराओके में वैसे अपने बेसुरे आवाज को कभी गा दिए, सब पार्ट पार्ट अच्छा, बेसुरा आप भी हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे कोई संगीत में रुचि नहीं है। वैसे तो दोस्ती यारी में जो चलता है वही है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। कोई ऐसा इंसिडेंस आ जाता है क्या कि कहीं पर 4-5 दोस्त मिले हों और गाना शुरू कर दिए हो और कहीं झगड़ा वगड़ा हो गया हो, ऐसा कुछ? ऐसा इंसिडेंस तो नहीं था कहीं। होता भी तो नहीं बताते हैं? नहीं, होता तो मैं बिल्कुल बताता। चलिए ठीक है। दूसरा है कि खेल वगैरह में रुचि है क्या आपको? स्कूल टाइम में अंडर 14 में क्रिकेट खेलता था। अच्छा। और उसी में खेलते हुए मेरे कई दोस्त लोग तो खेल रहे हैं। और फिर उसके बाद जब कॉलेज लाइफ में आया ना, तो उतना खत्म होते गया धीरे धीरे, वहां से डाउनग्रेड में चल गया। और मैं आपसे पर्सनली उस समय बताया कि राजनीतिक में उतना मन नहीं था। मेरे साथ ही पढ़ा है राहुल देव, अभी कलेक्टर था मुंगेली। हाँ। अभी वो कृषि विभाग संभाल रहे हैं, वो मेरा बैचमेट है, वो साथ में हम लोग ओपीएस में पढ़े। और कई ओरिएंटल के मेरे ऐसे साथी हैं जो प्रशासनिक अधिकारी बन गए, और मैं एकदम अलग फील्ड पकड़ लिया। तो मैं जो उन 80 बीच में एकदम मैं ही का अकेला निकला हूँ उस जो सीबीएसई सेक्शन से, सीजी सेक्शन से, तो आज भी लोग हैं यहाँ पे। बट आज भी मैं जैसे राहुल को कहीं फोन लगाया तो वार्तालाप में आज भी कमी नहीं कि चल ठीक है तू नेता है, मैं प्रशासनिक में बन गया, तो वो रहा। तो मैं वहाँ के बाद से, मतलब स्कूल टाइम में खेल था, पर मेरे कुछ बनने का भी था कि मैं पढ़ के कुछ बन जाऊंगा। मेरी सिस्टर थी, मैं नहीं कर पाया तो मम्मी ने फिर सिस्टर पे फोर्स किया। आज वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट है, डॉक्टर। आपके ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं तो भैया ये मानता हूँ कि प्रशासनिक लोगों को भी नेता लोग ही चलाते हैं, पूरे देश का तो यही चल रहा है। तो आप अगर अच्छा करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। तो आज जितने भी सवाल मैंने आपसे किया, लगभग सभी का सवाल का जवाब आपने बहुत अच्छी तरह से दिया। थैंक यू। तो ये थे श्री हिमांशु जायसवाल जी। आपके अनुभव और दृष्टिकोण जो है आपका राजनीति को लेकर के, ये युवाओं के लिए एक प्रेरणा बनेगा, इसकी मैं उम्मीद करता हूँ। तो इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मैंने पहले भी कहा था, कुर्सी वही रहेगी, लोग बदलते रहेंगे। जय हिंद।